आज हम साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में जो टॉपिक्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं इसको हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं ये समझेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को डिफरेंट तरीके से ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और ये फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा फोटोसिंथेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देन नाउ लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस सिंपल शब्दों में मैं तुमको बताऊं तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जिनके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेसेस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते रहना जरूरी है। अगर ये प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको इस तरह से मैं अगर बोलूं कि लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग चीजों के बीच में। बायो में दो ही चीज हम पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल, और एनिमल में हम सोशल एनिमल, राइट। तो लाइफ प्रोसेसेस वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करती है, लाइफ को जीने के लिए जरूरी होती है, और साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। करेक्ट। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फटाफट से आगे की चीजें समझते हैं। तो ये तो हो गया लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर वाइटल, बहुत 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 जरूरी है टू मेंटेन लाइफ, लाइफ को चलाने के लिए, एंड टू परफॉर्म, और परफॉर्म करने के लिए वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन बॉडी भी लिख सकते हो, इन आवर बॉडी भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब हमको सोचना है ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ को चलाने के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, उसके बगैर लाइफ नहीं चल सकती। तो पहली चीज ख्याल में आती है कि खाना खाना जरूरी है। खाना नहीं खाएंगे तो जिंदगी नहीं चल सकती। मतलब तुम कहना चाहते हो कि न्यूट्रिशन जरूरी है। तो पहली जो लाइफ प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना जरूरी है। ठीक है। दूसरा क्या जरूरी है? तुम बोलोगे सांस लेना जरूरी है। सांस को मैं बोल सकता हूं रिस्पिरेशन, राइट। तो यानी रिस्पिरेशन जरूरी है। ठीक है। उसके बाद और क्या जरूरी हो सकता है? जो खाना हमने खाया, जो रिस्पिरेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन ली, वो हमारी सेल में भी पहुंचना जरूरी है। इसको कौन पहुंचाएगा? इसका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, राइट। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम हार्ट और कैसे खून न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पहुंचाता है उसके बारे में सीखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ठीक है। खाना खा लिया, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिलने के बाद हमको एनर्जी मिली, एनर्जी के बाद अब एनर्जी मिली, उसमें ये तीनों चीज हेल्प कर रहे हैं हमारी। खाना खाया हमने, सांस ली, अब खाने को यानी खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, और जो सांस ली वो दोनों को पहुंचाने वाला सेल के अंदर कौन है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी हार्ट और ब्लड, राइट। तो हार्ट के अंदर ब्लड ये सब सारा काम कर देगा हमारा। उसके बाद फाइनली हमको एनर्जी भी मिल गई और हम चल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस चल रही है। लेकिन
जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर के अंदर, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बाहर निकलना ज़रूरी है यूरिन के फॉर्म में। अगर नहीं निकलेगा तो वो पॉइजनस होता है, तो भी शरीर डेड हो सकता है। तो इसका मतलब एक्सक्रीशन ज़रूरी है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकलना, एक्सक्रीशन ज़रूरी है। इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह करती है। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में हम एलिमेंट्री कैनाल, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, किस तरह से क्या प्रोसेस होती है, क्या एंजाइम निकलता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और बाकी रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फोकस रहेगा न्यूट्रिशन पे। तो चलो फटाफट न्यूट्रिशन के बारे में हम समझना शुरू करते हैं। अब तुम थोड़ा सोचो कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। सोचो थोड़ी देर, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मैं तब तक यहां पे न्यूट्रिशन लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैं बोलूंगा द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड इज न्यूट्रिशन। जिस विधि से हम फूड को लेते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में कंफ्यूज नहीं होना। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है, जैसे तुमने खाना खाया, खाने में कैल्शियम है, आयरन है, राइट, जो मेन कंटेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है। लेकिन जिस विधि से तुम खाने को लेते हो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अब ये न्यूट्रिशन जो होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह से फूड को लेते हैं। जो खुद अपना फूड बनाएंगे, जो खुद अपना फूड बनाएंगे, हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना खुद फूड बनाएंगे तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, तो ये हुआ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद बनाए और खुद खाए, तो उसको बोलते हैं ऑटो। क्या हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? नहीं करते। हम खाना बनाते हैं, लाके गैस पे रखते खाना बनाते हैं, लेकिन जो गेहूं है या चावल है वो कहां से लाते हैं? वो हम तो नहीं बनाते ना, वो तो पौधे बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक वाला काम है वो तो पौधे कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब हम तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हम तो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी हम किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, और कोई चीज अगर अपना फूड खुद बनाती है तो उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो मेन क्लासिफिकेशन जो शुरू होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो इस तरह से शुरू होता है, मोड ऑफ ठीक है। तो जो चीजें मैंने बोली वो चीजें मैंने लिख दी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुद फूड बनाएंगे यानी सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, राइट, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है क्लोरोफिल। हरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। एनीवेज, ये अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले इसको और फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है। एक हो सकता है फोटोसिंथेटिक, और एक हो सकता है कीमोसिंथेटिक। यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से यहां मतलब है सनलाइट से। सिंथेसिस का मतलब तुम समझते हो, बनाना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो इसके बारे में तो अभी हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम इसके बारे में समझ ले कीमोसिंथेटिक क्या है।
कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल की हेल्प से, केमिकल की हेल्प से मतलब लाइट की जरूरत वहां पे नहीं है, केमिकल के हेल्प से हम अगर फूड ऑब्टेन करते हैं तो उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, अब इसमें H2S की रिएक्शन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है H2S, यहां फोटोसिंथेसिस की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है जिसमें लाइट वाइट की जरूरत हमको नहीं है, तो ये फॉर्मेशन हो गया C6H12O6, ठीक है, और यहां पे सल्फर निकल गया, तो फूड तो बन गया C6H12O6 ग्लूकोज, इसी को हम फूड बोलते हैं, तो फूड का फॉर्मेशन तो हो गया। इसका मतलब यहां पे लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो केमिकल है कार्बन डाइऑक्साइड H2S, इसी की हेल्प से ही फॉर्मेशन हो गया फूड का, करेक्ट, और इसमें ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकल रही है। ये किस में होता है? ये बैक्टीरिया में होता है, जो अपना फूड खुद तो बनाते हैं लेकिन किसी लाइट वेट की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, तो बैक्टीरिया में होता है, ये S निकलता है, तो इसको सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो फाइनली तुमने ये समझा कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने से पहले एक चीज पहले लिख लो, ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास हुआ पानी, रिएक्शन हुई, यहां पे सनलाइट, पहले इसको लिख लो फिर डिटेल में हम समझने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सनलाइट और यहां पे क्लोरोफिल, और फॉर्मेशन हो जाता है C6H12O6 प्लस O2, ये हो गया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, केमिकल तो यहां पर भी है, करेक्ट, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं है। सनलाइट और क्लोरोफिल मतलब इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं है, और केमिकल यहां पे डिफरेंट केमिकल है, यहां पे डिफरेंट केमिकल है, राइट, लेकिन सनलाइट नहीं है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो होता है फोटोसिंथेटिक, और ये केमिकल इसको बोल दिया गया कीमोसिंथेटिक, राइट। आई होप अब तुमको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सनलाइट क्लोरोफिल इसमें होता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। डन। तो अगर मैं इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी फूड का फॉर्मेशन ग्रीन प्लांट्स में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, राइट। ये कहां से आया? ऑब्वियसली इससे आया, फोटोसिंथेटिक से फोटोसिंथेसिस आ गया। इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ फूड, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक बार दोबारा से बोलता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। द फॉर्मेशन ऑफ फूड in the presence of light and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water is called photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। अब हमको थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझना है, और जो जरूरी भी है। हमको कैसे ये पता चला कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? क्योंकि हम तो साइंटिस्ट हैं, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे हम मानेंगे नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड से ही इसकी सिंथेसिस हो रही है, हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लें कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा, राइट, मतलब कार्बन उसमें हो ऑक्सीजन हो, कोई दूसरा कंपाउंड हो जाए तो उससे क्या फॉर्मेशन नहीं हो सकता? वेरियस क्वेश्चंस दिमाग में आ सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ये कैसे हम प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें मिटा दे रहे हैं, इसके बारे में तो तुम समझ ही गए, राइट, और इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम अच्छे
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, हम ये बात कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमको दो प्लांट्स लेने पड़ेंगे, दो प्लांट्स ऐसे जो हैं सेम स्पीशीज वाले, दो प्लांट्स हमने ले लिए। ठीक है, ग्रीन प्लांट है उसको हमने ले लिया। उन ग्रीन प्लांट्स को हमने ले जाके डार्क रूम में रख दिया। कहां पे रख दिया? डार्क रूम में। कितने दिनों के लिए? 3-4 दिन के लिए वहां पे रख दो। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। हम ह्यूमन बीइंग जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, पौधे अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो जब तुम 4-5 दिन के लिए ले जाके रख दोगे पौधों को ऐसी जगह जहां पे कोई लाइट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की, वो मिलेगी नहीं। तो जो उन्होंने स्टार्च पहले से स्टोर किया है उसको यूज कर लेंगे। तो 3-4-5 दिन जब बीतेगा तो वो पूरी तरह से यूज कर चुके होंगे, तो अब उनके पास स्टार्च तो वहां पर नहीं होगा। डन। अब उन दोनों प्लांट्स को बाहर लेके आओ, जहां पे सनलाइट है वहां पर रख दो। तो सनलाइट को जब तुम वहां पर रख दोगे तो एक प्लांट के ऊपर एक बेल जार रख दो। बेल जार एक ट्रांसपेरेंट चीज है, उसको ढक दो। तो पहले वाले के अंदर तुम KOH रख दो, बेल जार के अंदर KOH रख दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है ये। और दूसरे वाले में कुछ मत रखो, एज इट इज, जैसे उठा के लाए हो वैसे ही रख दो। तो इसको बना देता हूं ताकि तुमको थोड़ा बेहतर आइडिया हो इसके बारे में। ओके, तो ये मैंने तुम्हारे लिए बना दिया ताकि तुम बेहतर ढंग से समझ सको। देखो, ये है बेल जार जो कांच का होता है। इसमें सनलाइट आसानी से ट्रांसपेरेंट होता है, कांच के जैसा, तो पारी हो सकती है। तो यहां से सनलाइट आएगी, यहां पे भी आराम से आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। सारी कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए यहां पे सेम है। यहां पे पानी भी है, इसमें सनलाइट भी है, हरे हैं तो क्लोरोफिल भी है, यानी ये ग्लूकोज को बना सकते हैं, राइट। लेकिन हमने यहां पे ये रख दिया, डिश में KOH रख दिया, तो इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसको सोख लेगा। अब इसको एयर टाइट कर दो, ऐसा ना हो कि यहां सोख रही है और कहीं पे थोड़ी सी जगह है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो फिर तो हमारा एक्सपेरिमेंट वर्क ही नहीं कर रहा। हमको प्रूव तो यही करना है कि अगर इसको मैं एब्सेंट कर दूं तो क्या फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं, करेक्ट, यही तो हमको करना है। तो हमने इसको एयर टाइट कर दिया, यहाँ पे KOH रख दिया, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चारों तरफ कुछ रहेगी तो ये इसको सोख लेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है क्योंकि हमने KOH वगैरह नहीं रखा। अब इसको ऐसे छोड़ दो, 7-8-10 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब 6-7 घंटे के बाद तुम यहां से एक पत्ती यहां से निकालो, A से एक पत्ती निकालो और एक B से पत्ती निकालो। उस पत्ती को लेके जाओ और उसको धुल लो अगर मिट्टी विट्टी लगी है। उसके बाद उसको अल्कोहल में डाल दो, जैसे एथिल अल्कोहल में डाल दो। अल्कोहल में डाल के उसको बॉयल करो, तब तक बॉयल करो, मतलब तब तक हीट देते रहो जब तक बॉयल ना हो। बॉयल होना शुरू हो गया, जब दोनों पत्तियां इसकी भी बॉयल हो गई, तो अब इससे क्या फायदा हुआ? अल्कोहल पे बॉयल करने का क्या मतलब? इससे पत्ती तो इसकी भी हरी है, इसकी भी हरी है, तो कलर इसका जो हरा कलर है वो खत्म हो जाए। अल्कोहल में उबालते हैं तो इसका हरा कलर और इसका दोनों का खत्म हो गया, तो इसका मतलब अब वहां पे कोई कलर मौजूद नहीं, हरा कलर दोनों में खत्म हो गया। डन। अब उसके बाद उस पे डाइल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन डालो, इस पे भी और इस पे भी। जो पत्ती तुमने ली है, मान लो कि कोई ऐसा कांच का रखा हुआ, उस पे तुमने स्लाइड ली है, उसी पे रखा हुआ है। तो जब तुम इस पे आयोडीन डालोगे, ये पत्ती
ये पत्ती है, इसको तुमने लिया इस पे, ठीक है, इस पे तुम आयोडीन डालोगे तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी। क्या? ब्लू कलर की। अगर आयोडीन डालने पर ये ब्लू कलर की हो जा रही, इसका मतलब इसमें स्टार्च मौजूद है, तो इसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। अगर किसी चीज पे तुम डालो आयोडीन और वो ब्लू कलर का हो जाए, उसमें और कलर ना हो, जैसे क्लोरोफिल तो हमने पहले ही अल्कोहल डाल के खत्म कर दिया, तो और कोई कलर नहीं है, तो अगर तुम स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। इसका मतलब यहां ब्लू कलर हो रहा है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। अब यहां की पत्ती तुम लो, इसमें सारी प्रोसेस की है तुमने, और इस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालते हो। जब इसमें डालोगे तो तुम देखोगे ये ब्लू कलर की नहीं होती है, इसका मतलब यहां स्टार्च एब्सेंट है। तो एक्सपेरिमेंट करके हमने ये प्रूफ किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, करेक्ट ना? तो इस तरह से आयोडीन टेस्ट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने समझा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंडेटरी है। आगे हम पढ़ते हैं। पहले हम सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास पहुंचती कहां से है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऐसे पत्ती है, उसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिस छेद को हम बोलते हैं पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अभी सब तुम्हारी बुक में है स्टोमेटा बोलते। स्टोमेटा जो पत्ती के अंदर होता है, अगर उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो तुम पाओगे कि वो बीन शेप की सेल होती है। ऐसा बीन शेप की, बीन शेप यू ऐसे ऐसे, ठीक है। ये किडनी शेप भी बोल सकते हो या बीन शेप भी बोल सकते हो ना, बीन के जैसा, बीन शेप्ड। इन दोनों सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ध्यान से देखना, गार्ड सेल्स। अब इसके साइड में भी और भी सेल होती हैं, सहायक सेल जिनको बोलते हैं, या इंग्लिश में तुम बोल सकते हो सब्सिडियरी सेल, ठीक है। तो ये स्टोमेटा है, ये पत्ती हमारी है यूं, और यहां पे नीचे छोटे छोटे छेद हैं, राइट, इस तरह से। तो जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमॉस्फेयर की होती है वो अंदर जाती है, ठीक है भाई। और इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बीन शेप का, इसको गार्ड सेल बोलते हैं, और ये स्टोमेटल पोर है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ये तो ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अगर क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। इसमें ज्यादा पूरी तरह तो क्लोज नहीं होता, लेकिन हाँ इतना क्लोज हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उस समय नहीं होता। जनरली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के समय ओपन रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी तो फूड बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, लेकिन रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि अगर वो छेद है तो वहां से पानी भी तो निकलेगा, पानी निकलेगा तो पानी भी तो हमको जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस। अब पानी निकल जाएगा सब उसी पोर के जरिए से, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी? तो यानी ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए भी इसका बंद होना जरूरी है। इसीलिए जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वहां पे तुम देखोगे तो स्टोमेटा दिन के समय ना क्लोज रहते हैं, क्योंकि गर्मी वहां बहुत ज्यादा रहती है। तो गर्मी रहेगी तो इसका मतलब उस पोर के जरिए से सारा पानी निकल जाएगा, तो पौधे सूख जाएंगे। तो प्रकृति ने बड़े अच्छे ढंग से सारी चीजें बनाई होती हैं। तो वहां के पौधे क्या करते हैं, पहले जो रिक्वायर्ड चीजें रहती है ना वो सब लेते रहते, इकट्ठा करते रहते। स्टोमेटा उनका क्लोज है, राइट। और रात के समय वो क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड एलिमेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो ले लेंगे, और इसके बाद फोटो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, थोड़ा सा समय लगता है। तो पौधे, अब देखो ये दिन में सारा कुछ कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। जबकि यहां पे देखो जो जनरल हमारे पास प्लांट है वहां पे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रही है, राइट, और सारी कंटेंट इकट्ठा हो रहे हैं, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया, तुमको लग रहा है बस तुरंत फॉर्मेशन हो गया, इसके लिए कई स्टेप्स होते हैं, राइट। एनीवेज, तो हमने ये समझा कि ये जो
स्टोमेटा होते हैं इस तरह से होते हैं और क्लोज होता है तो इस तरह से होता है। और क्लोज किस लिए होता है? ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो सके, यानी पानी ज्यादा ना निकल सके। डन, ठीक है भाई, इतना हमने समझ लिया। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% के अप्रोक्सीमेट कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हमारे जो है इन्वायरमेंट में लगभग 21% के ऑक्सीजन होती है और 78 या 9% के अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। तो ये बैलेंस बना रहना जरूरी होता है। तो फाइनली हमने ये समझा कि इस तरह की सिचुएशन होती है स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर। अब ये सोचो कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, अगर क्वेश्चन आया तो स्टोमेटल पोर है, उसके जरिए से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब पानी हमको कहाँ से मिलता है? ये नली है, ये जड़ें हैं। अब जड़ों से पानी अंदर जाता है यहां पे, और जाइलम और फ्लोएम जानते हो, जाइलम जो नलियां होती हैं उसके जरिए से पानी और मिनरल प्लांट्स के हर पार्ट्स में पहुंचता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये भी है, जाइलम के थ्रू क्या क्या पहुंचता है? वाटर एंड मिनरल्स। जड़ों से डिफरेंट पार्ट्स में पौधों के पहुंचते हैं। ठीक है, तो जाइलम के जरिए से पानी गया और जहां पे पत्तियां हैं वहां पत्तियों में पहुंच गया। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही स्टोमेटल पोर के जरिए से पहुंची हुई है और पानी वहां पहुंच गया, तो दोनों चीजें वहां पहुंच गई। राइट ना, दोनों चीजें वहां पे पहुंच गई। तो अब देखो, जैसा मैंने तुमको बताया कि पत्तियां जो ग्रीन लीव्स होती हैं वहां पे स्टोमेटल पोर होते हैं, उसके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से जाती है, जो तने होते हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है, जो जड़ें होती हैं वहां से भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वहां पे जो स्टोमेटल पोर होते हैं वहां से जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से, ये मान लो सेल है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे पहुंच गई। ठीक है, और वहां पे पानी कैसे पहुंचा? जाइलम नली के थ्रू जड़ से होते होते वहां पहुंच गया। तो हमारे पास यहां पे H2O भी पहुंच गया, दो चीजें पहुंच गई। अब यहां पे क्लोरोफिल, ये क्या है? ये मल्ले से मान लो क्लोरोफिल अपनी हो गई, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट बॉडी के अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इतना समझ गए? तो यहां पे पहुंच गया और उसके बाद अब क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी है ना कि ये लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है। तो लाइट रेज यहां पे सूरज निकला है और ये लाइट रेज यहां पे आ गई, तो क्लोरोफिल ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। क्लोरोफिल ने लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड पोर से आया, राइट, पानी जड़ों से, जाइलम से आया, सनलाइट सूरज निकला है, क्लोरोफिल पहले से हरे पौधे हैं तो प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी सिंथेसिस हो सकती है और इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये मेन प्रोडक्ट है कि बाई प्रोडक्ट है? इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या पौधे ऑक्सीजन बनाना चाहते थे? नहीं बनाना चाहते थे, वो तो बनाना चाहते थे फूड। तो ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये बनाना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी प्रोडक्ट निकल गया, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट अगर पूछे तो हमारा ग्लूकोज होता है और बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इतनी बातें तुमको आई होप बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस तरह से हमको मिल गया। एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया और ये भी समझ लिया। ठीक, अब पौधों के लिए सनलाइट तो जरूरी है, इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू से करेंगे? बहुत आसान है। दो पौधे हैं, उनको उठाओ, ले जाके अंधेरे में रख दो। अंधेरे में रख दिया 3-4 दिन के लिए, उसके बाद उनको निकालो, अल्कोहल डालो, बॉयल करो, आयोडीन डालो, तो तुम देखोगे कुछ ब्लू नहीं होगा। इसका मतलब किधर गया आयोडीन? जो ब्लू कलर करती थी स्टार्च वहां मौजूद नहीं, स्टार्च किधर गया? कंज्यूम हो गया और बाकी का स्टार्च बना ही नहीं। तो इसका मतलब लाइट
की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस, ये भी प्रूव हो गया। अब आता है कि क्लोरोफिल की क्या जरूरत पड़ती है, इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो बहुत आसान है। मनी प्लांट है, उसमें चकत्तेदार जो लीफ होती है वो कभी तुमने देखा होगा, राइट। मतलब वेरिएगेटेड लीफ इसको बोलते हैं। जैसे इसमें जैसे पैचेस बनी, ये हरा कलर यहां पे होगा, ऑब्वियसली तुमने किसी न किसी पौधे का इस तरह से लीफ देखो, यहां पे हरा होगा और यहां पे हरा होगा, यहां पे हरा होगा, इस तरह से हरा होगा। बाकी हिस्से में तुम देखोगे कि हरा कलर नहीं होगा, कुछ ऐसे चकत्तेदार व्हाइट कलर का होगा। इसका मतलब क्लोरोफिल तो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, बाकी जगह तो क्लोरोफिल है नहीं। करेक्ट ना, ये बात तो समझ में आती है कि हरा कलर यहां नहीं है तो यहां क्लोरोफिल नहीं, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। तो अब इस पत्ती को हमने ले लिया, मतलब इस तरह का पौधा है, उस पौधे को तुम ले लो, ले जाके उसको अंधेरे में रख दो। अंधेरे में क्यों रखते हैं? ताकि स्टार्च वहां खत्म हो जाए, कंज्यूम हो गया, सब खत्म हो गया। 3-4 दिन के बाद उसको लाके प्लांट को रख दो खुली जगह पे। तो वहां पे लाइट वगैरह सब कुछ पड़ने के बाद जब 6-7 घंटे बीत गए, उसको लेके आओ, फिर से वही प्रोसेस, अल्कोहल डालो, गर्म करो, और उसके बाद गर्म करने के बाद हमने उस पर आयोडीन डाला। तो जब तुम आयोडीन डालोगे तो तुम पाओगे कि यहां पे ब्लू कलर हो जाएगा। कहां पे? यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे ब्लू कलर हो जाएगा, जबकि यहां पे ब्लू कलर नहीं होगा। इसका मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन यहां नहीं हुआ। तो यहां क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि ये हरा कलर है, क्लोरोफिल है। तो इससे प्रूफ हो गया कि क्लोरोफिल भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये भी समझ लिया। तो कभी एग्जाम में आए तो तुम बहुत प्रॉपरली लिख भी सकते हो कि क्लोरोफिल की आवश्यकता की है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताओ, तो बता देना, है राइट। तो इस तरह से हमने समझा। अब जैसा मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलती है, उसके बाद ये फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें तुम कई साइकिल पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, राइट, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारे बुक में है उसकी होनी जरूरी है। तो बुक में तुम्हारे बोलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप्स होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो 1 by 1 करके लिखते चलते हैं ताकि तुमको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो मैं यहां पे क्लोरोफिल ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, ग्रीन प्लांट में ऑब्वियसली होगा। अब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, सनलाइट ऐसे लिख देते हैं, या लाइट को दिखाते ऐसे भी, एच न्यू से भी दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। एच न्यू का मतलब होता है लाइट हीट। ठीक, तो ये यहां पे लाइट पड़ी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गया, ये पहली चीज होती है। अब देखो, प्रकृति ने हर चीजें बड़ी सुंदर ढंग से बनाई हैं और बहुत सोच समझ के। कभी तुमने देखा है कि जो पत्तियां होती इसी तरह से होती हैं, मतलब ऐसे इस तरह से चौड़ी होती हैं ऊपर की, ताकि सनलाइट आसानी से पूरी सरफेस पे पड़ सके और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन तुमने जो रेगिस्तान की पत्तियां देखी होंगी पौधों की, तो वो पतली होती हैं। क्यों पतली होती है? क्योंकि अगर चौड़ी रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा उनका। और जबकि यहाँ की पत्तियां जो हमारे यहाँ की देखोगे तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से चौड़ी पत्तियां होंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ज्यादा से ज्यादा फूड का फॉर्मेशन हो। करेक्ट ना? तो सनलाइट यहां पे आई और यहां पे क्लोरोफिल पे टकरा जाती है। उसके बाद 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस ये होती है कि जो लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे ज्यादा जगह पे तुम देखोगे कि समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल नहीं हो इसलिए सिंपल ढंग से मैं तुमको समझा। यहां तक तो समझा, सनलाइट पड़ी, ये क्लोरोफिल आ गए। क्लोरोफिल में ऑब्वियसली कोई भी चीज इस दुनिया में बनी है तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें है, राइट ना?
इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इसको मिलती है सनलाइट से तो वो एक्साइट हो जाता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर भागता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर से अपनी ऑर्बिट में लौटने की कोशिश करता है या लोअर एनर्जी लेवल में फिर से आता है, तो जो एनर्जी लिया है उस एनर्जी को वो निकालता है, एमिट करता है, रिलीज करता है। जैसे तुम अपने घर पे हो, खाना वाना खाए, खूब एक्साइटेड हो गए, घर के बाहर चले गए, लेकिन एक टाइम पे तुमको घर वापस आते हो तो इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी लूज हुई, राइट, रिलीज हुई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सनलाइट से एनर्जी पाते, यहां से उठते हैं, ऊपर जाते हैं, और जब लौटते हैं तो लौट के वो अपने घर तो नहीं आते फिलहाल इस प्रोसेस में, जैसा हम लोग अपने घर आ जाते, एक सर्टेन पाथ से होके गुजरते हैं, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे क्या, फिर लौटे, यानी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए, लौटे, जब लौटे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो पौधों के अंदर होता है एडीपी, ध्यान देना, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई ना उसको कैप्चर करके बना देते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, यानी करेंसी एनर्जी की। तो एटीपी के फॉर्म में ये स्टोर होता है पौधों के अंदर, और पौधे टाइम टू टाइम इसका यूज करते रहते हैं। तो केमिकल एनर्जी जो थी, उस केमिकल एनर्जी को पौधे ने, सॉरी, जो लाइट एनर्जी थी उसको पौधे ने केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एटीपी क्या है, एक केमिकल है, और उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो केमिकल एनर्जी का, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, लाइट और बढ़ेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लाइट और बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक दिन जो क्लोरोफिल है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं, तो क्यों ऐसा नहीं होता, अब ये हमको सीखना है। अब ये जो जैसे सनलाइट इस पे पड़ी वैसे वाटर पे भी पड़ती है, तो वाटर टूट जाता है इस तरह से, 2H है और ऑक्सीजन में टूट गया अपना वाटर, तो वाटर इस तरह से टूट गया और ऑक्सीजन यहां पे अलग होगी। ये जब 2H+ आयन आया, तो 2H+ आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकला, है ना बच्चों। किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है, ये तो तुम पहले से जानते हो। तो अगर 2 हाइड्रोजन से यहां पे एक हाइड्रोजन पे प्लस है, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे आके कंपनसेट कर देते, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले यही 2 इलेक्ट्रॉन आके यहां पे मिल जाते, तो इसका एग्जिस्टेंस बना रहा। ये तो एग्जिस्टेंस की बात हुई, ये बना रहा। इस ऑक्सीजन का क्या होगा, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये बड़ी ही रिएक्टिव होती है। ऑक्सीजन O2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो तो स्टेबल है, लेकिन O सिर्फ सिंगल O वो बड़ी ही रिएक्टिव होती है। तो ये ऐसे नहीं रहेगी, और वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, राइट, क्योंकि एक ही वाटर का मॉलिक्यूल तो है नहीं, उससे कंबाइन कर जाएगा और O2 निकल जाएगा। तो O2, ये देखो यहां पे ये जो गैस निकल रही है O2 यहां पे हमारे पास ये इस तरह से बनती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से आती है कि पानी के ऑक्सीजन से आती है। तो तुम बोलोगे जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी के ऑक्सीजन से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी के ऑक्सीजन से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से आती है। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए कि किस तरह से यहां पे ऑक्सीजन गैस निकली। लेकिन अभी ये बात हम अभी भी नहीं समझ पाए कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट ना। तो आई होप इतनी बातें तुमको अच्छे तरह से समझ में आ गई। तो अब तीसरी प्रोसेस होती है, तो उसको लिख लेता हूं फिर बताता हूं। ठीक है, यहां पे इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हम जानते हैं कि किसी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, करेक्ट ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन सी, ये हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ऑब्वियसली ये इतनी मात्रा में होगी कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाए। ये बैलेंस मैंने नहीं कर लिया है, किया हुआ इक्वेशन को, तो तुम इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल हाइड्रोजन इससे जुड़ेगी,
तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद ये यहां पर ग्लूकोज बन जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन तो है, ये हाइड्रोजन की कमी थी, हाइड्रोजन यहां से मिल गए और इसके बाद रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। अब यहां पे एक क्वेश्चन में तुमको एक चीज और बता दूं जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है। कई बार तुम देखोगे कि इस तरह से भी लिखा होता है, H2O भी लिखा होता है यहां पर। पहले बुक में एनसीईआरटी बुक में भी नहीं था, फिर बाद में मॉडिफाई किया गया। अभी सॉफ्ट कॉपी लोगे तो वहां दिखता है, नई बुक में भी तुमको दिख जाता है। यहाँ पे H2O जो लिखा होता है वो भी इक्वेशन सही है, अगर नहीं लिखा है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कहीं पानी लिखना है तो तुम घबरा नहीं जाने का, पानी लिखा है ये तो रिएक्शन गलत होता है, दोनों रिएक्शन सही है, कोई इश्यूज नहीं है। अगर ये लिख दोगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अच्छा हो गया, नहीं लिखा तो भी ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फूड का फॉर्मेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस की हमने पूरी प्रोसेस और कीमोसिंथेटिक की प्रोसेस को समझ लिया। आई होप यहां तक तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन यहां पे फोटोसिंथेसिस की ही प्रोसेस थी। एक इंपॉर्टेंट चीज, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तुरंत ही ग्लूकोज बनना शुरू हो गया। टाइम लगता है। आगे हायर क्लासेस में तुम इसको पढ़ोगे कि टाइम लगता है, तुरंत इमीडिएट ये सब सारी प्रोसेसेस नहीं होती, ठीक है, टाइम लगता है। तो बहुत सी साइकिल पढ़ोगे, बहुत सी चीज़ें, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब सारी चीज़ जैसे मैंने बताया वो पढ़ते ही रहोगे। रिस्पिरेशन में अभी थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ये सब आएगा तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी ये रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए और ये फेवरेबल कंडीशन सनलाइट, क्लोरोफिल पता होना चाहिए। रिस्पिरेशन में देखोगे यही वाली चीज उल्टी हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। अमेजिंग, यही सेम रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी और रिस्पिरेशन के रिएक्शन हम उसको बोलने लगते हैं। एनीवेज, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने समझ ही लिया और फोटोसिंथेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो सारी की सारे हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था, राइट। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और जो हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक जो होंगे यानी खुद अपना भोजन माने उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और जो दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, राइट। इसी तरह से अब हम इसको समझ लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझा, राइट। इसमें होता है एक सैप्रोफिटिक और एक होता है पैरासिटिक और एक होता है पैरासिटिक के बाद होलोजोइक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड चीजों में, डेड एंड डीके के ऊपर जो ग्रो करते हैं, जैसे बहुत से बैक्टीरिया होंगे, राइट, फंजाई होंगे, फंजाई होंगे। बैक्टीरिया से मुझे याद आया कि एक बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन वो एल्गी नहीं होता, वो बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। उसके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, तो उसको ऑटोट्रॉफ्स के अंदर हम रख सकते हैं। और ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल, जैसे कीमोसिंथेटिक ना, सल्फर वाले बैक्टीरिया, तो वो केमिकल को यूज करके भी एनर्जी यूज करते। तो बैक्टीरिया ना बहुत हर जगह फैले हुए हैं, बहुत गर्म वाली जगह पे भी फैले हुए, ठंडी वाली जगह पे। अगर बोलते हैं कि एक मिट्टी है, मिट्टी से थोड़ा सा तुम मिट्टी उठाओ वहां से एक मुट्ठी लेके, तो उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि सर सैप्रोफिटिक में भी बैक्टीरिया है और ऑटोट्रॉफिक में भी बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक में भी बैक्टीरिया। हाँ, तो बैक्टीरिया हर जगह हो सकते हैं, राइट ना। बैक्टीरियल फीवर भी होता है, राइट। इतने बैक्टीरिया हैं कि कितने टाइप के फीवर भी कॉज करते हैं, कितने टाइप के रोग भी कॉज करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। जैसे दाल वाली फसलें होती हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो बैक्टीरिया
जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर की N2 है, इसको नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके पौधे के अंदर भेज देते हैं। तो नाइट्रोजन हमको तो चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो नाइट्रोजन की बनी होती है। अगर हम नाइट्रोजन नहीं लेंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो हमारा शरीर ही डैमेज हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तुम उनको बोल सकते हो। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, और वो पौधे के अंदर चला जाता है। अब पौधे को हम खाते हैं तो वहां से हमको नाइट्रोजन मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर तो कैपेसिटी ये नहीं है ना कि हम ऐसे करें और ऐसा देखें और नाइट्रोजन को फटाफट ले लेंगे भी तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उसके कन्वर्टेड फॉर्म को। तो नाइट्रोजन आ गई तो इसका मतलब नाइट्रोजन प्रोटीन आ गई, तो प्रोटीन का तो यूज़ तुम जानते ही हो कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ऐसा नहीं, बैक्टीरिया हमेशा ख़तरनाक ही होते हैं, तो बहुत बार वो अच्छा काम भी कर देते हैं। बायोटेक में भी बैक्टीरिया का यूज़ हम बहुत करते हैं। तो कोई चीज़ पूरी तरह से बुरी नहीं होती बच्चों। हर किसी इंसान के अंदर भी देखोगे ना, कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होगी, बस देखने की ज़रूरत है कि उसके अंदर क्या अच्छाई है। कोई चीज़ पूरी तरह से बुरी, अब बैक्टीरिया ऐसे सोचो तो ये फीवर, वो फीवर, ये प्रॉब्लम, लेकिन ये भी तो देखो हमको जिंदा रहने के लिए भी बैक्टीरिया कितनी हेल्प करता है, राइट। हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो कितना ज़रूरी है बैक्टीरिया का होना, राइट। और एक तरह से देखो तो मुश्किल भी है। तो कोई इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता, करेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं, बस हमको सही ढंग से देखने की ज़रूरत होती है। एनीवेज ये तो बहुत ज्ञान की बातें बता दी। अभी चलो फटाफट से इसको समझ लेते हैं। तो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए। पैरासिटिक का मतलब होता है कि जो लिविंग चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं, लिविंग के ऊपर, ठीक है। लिविंग, पैरासिटिक मतलब लिविंग के ऊपर ग्रो करते हैं। तो पहले इसको समझते हैं बैक्टीरिया। जैसे तुमने देखा होगा बहुत से फंजाई होते हैं जो अचार के ऊपर लग जाते हैं, व्हाइट कलर के, ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, राइट। वो अपना फूड, ब्रेड तो क्या है, डेड है ना, वहां से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन फंजाई जानते हो कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? ये पहले कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे ब्रेड के ऊपर। अब जब ब्रेड गल जाएगा ना तो फिर उसके बाद वो लेंगे। ये पूरा अपने अंदर, जैसे हमारे अंदर होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, पूरा डाइजेशन, तरह तरह के एंजाइम, ये सब इनके अंदर नहीं होता। ये क्या करते हैं, सिंपली ऐसा केमिकल करेंगे। जैसे मान लो कहीं ऐसी जगह पे ग्रो करें जो डेड है, राइट, तो वहां पे इन्होंने अपने केमिकल छोड़ा, उसको गला दिया, गलाने के बाद उसको सोख लिया। इस तरह से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। तो ये डेड चीजों पे कैसे करते हैं, समझ में आ गए। ये कैसे करते हैं, ये डिकम्पोज करके, इनका मेथड होता है बैक्टीरिया का, डिकम्पोज करके डेड चीजों को वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब पैरासिटिक पे आते हैं। पैरासिटिक में मतलब लिविंग चीजों के ऊपर जो ग्रो करें, नहीं, जैसे लीच हो गई, जोक देखा होगा, राइट, कभी पानी में जाओ तो जोक चिपक लेती है, वो अपना वहां से खून लेती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अच्छा है। यहां पे हो गया, ठीक है। अब जैसे यहां पे अमरबेल है, पौधों में बोल रहा हूं, अमरबेल या इसको कस्क्यूटा भी बोलते हैं, या ऑर्किड होता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये पौधे के ऊपर ही ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब जैसे बग्स हैं, है ना, खटमल होते हैं, हमारे सिर में जुएं होती हैं, वो भी हमको बगैर हार्म तो उतना नहीं पहुंचाती, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ही हैं। हम क्या हैं उनके लिए होस्ट हैं। होस्ट मतलब जो फूड वूड देता है, तो वो क्या करती हैं, हमसे फूड लेती हैं और खुद अपनी जिंदगी चलाती हैं। तो इस तरह से तो पैरासिटिक समझ गए, लिविंग चीजों। होलोजोइक समझ लेते हैं। होलोजोइक में एक आता है अमीबा, अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है। पैरामीशियम हम लोग ना, ह्यूमंस सब इसी में आते हैं, एनिमल्स वगैरह सब इसी में आते हैं। अब ये होलोजोइक, इसमें तुमने देखा सैप्रोफिटिक में ये पचाने का काम, मतलब ये खाना लेंगे शरीर के अंदर लेके जाएंगे फिर पचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं फंजाई, वहां पे उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर सोख लेते हैं, सिंपली हो गया इनका न्यूट्रिशन।
लेकिन ह्यूमन बीइंग में तो ऐसा नहीं होता। हम खाना बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं तो हमारे एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाता है, फिर बहुत से एंजाइम निकलते हैं, राइट। एक लंबी प्रोसेस होती है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम पचाने की एक लंबी प्रोसेस सीखते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस लास्ट में होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इंजेशन होता है, अंदर लिया, उसके बाद डाइजेशन होता है, पचाना हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, सोखना हुआ, एसिमिलेशन मतलब सोखी हुई न्यूट्रिएंट को जगह जगह पहुंचाना, यूटिलाइज करना, और उसके बाद इजेशन होता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर निकलना। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको बोलते हैं होलोजोई। तो अमीबा में ऐसा होता है क्या? हाँ, अमीबा में भी होता है। देखो कैसे, अमीबा कुछ इर्रेगुलर शेप का ऐसे होता है, ठीक। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने झूठा, पोडिया माने पैर, झूठा पैर, मतलब ऐसा पैर है कि पैर के जैसा नहीं है, तो इसको हम स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। अमीबा में यहाँ पे जो इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म होता है, दो तरह से ऐसे होता है, चारों तरफ ऐसे होता है। ये जो गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, इसको हम बोलते हैं जेल, और जो हल्का होगा उसको हम बोलेंगे सॉल। मतलब इनके अंदर हल्का भी होता है, जेल और सॉल, और जेल और सॉल एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। तो कोई चीज गाढ़ी है तो तुम जानते हो मुश्किल से बहेगी, राइट। अगर हल्की है तो वो तेजी से बहेगी। तो मान लो अमीबा के पास यहाँ पे जेल बाहर है और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल आ गया, फूड, अब इसको अमीबा पकड़ना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये जेल वाला पार्ट सॉल में बदल जाएगा। तो सॉल में बदलेगा तो अमीबा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये यूं, ये इधर बह जाएगा, इधर बह जाएगा, क्योंकि अब सॉल वाला पार्ट तो हल्का होता, बह गया। इसके बाद इसको इधर से घुमाएगा और इसको अंदर अपने ले लेगा। तो इस प्रोसेस, अगर ये सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड को लिया तो इसको बोलेंगे फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। अगर ये मान लो लिक्विड वाला हुआ तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो सॉलिड फूड को लोगा फाइगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड वाली फूड को लिया तो पिनोसाइटोसिस। एनीवेज, स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसने इस फूड पार्टिकल को घेर लिया, उसके बाद अपने अंदर लिया, फिर उसके बाद डाइजेशन वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया। डाइजेशन करने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, फिर कहाँ यूज करना है वो, और वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तो इस तरह से इसमें पैरामीशियम अमीबा में होता है। अमीबा के बारे में तुम्हारे बुक में दिया गया है, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। पैरामीशियम के बारे में भी थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन बच्चे उसमें समझ नहीं पाते वो क्या बोलने की कोशिश बुक कर रही है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, तुम ऐसा सोचो कि ये पैरामीशियम ना कुछ इस तरह से होता है, मतलब चप्पल जैसे होती है, स्लीपर्स होती हैं, तो स्लीपर्स के जैसा होता है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, स्लीपर्स के जैसे ये है, ठीक। यहाँ पे ऐसे इस तरह से डिप्रेशन होता है। अब फूड यहाँ से आएगा, जो फूड होगा यहाँ पे आएगा, फूड यहाँ पे आएगा, अंदर लेगा। अब उसके बाद जब इसमें डाइजेशन होता है ना, तो बड़ा अमेजिंग, ये कैसे होता है डाइजेशन ना, ऐसा 8 इंग्लिश का 8 है यूं, तो फूड आएगा तो ऐसा घूमेगा यूं यूं, इस तरह से डाइजेस्ट होता है, मतलब 8 के आकार में डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे फूड कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकता है, फूड यहीं से एंट्री करता है, और बाकी ये सीलिया वगैरह पतले पतले से धागे होते हैं। तो एनीवेज एक फिक्स्ड स्पॉट होता है, वहां से फूड एंट्री करता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे फूड आया तो यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, डाइजेशन। उसके बाद इसको जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करेगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर कर देगा। तो इस तरह से हमने सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और उसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक में। ऑटोट्रॉफिक में 2 तरीका हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।